For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज हम क्लास 9 चैप्टर टिश्यू की सेलेक्टेड एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, टिश्यू की हमें डेफिनेशन सबसे पहले समझनी होगी। टिश्यू किसे कहा जाता है? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सेम फंक्शन, उनको हम टिश्यू कहते हैं। अब देखिए, इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाकर हमने उस पर कुछ एमसीक्यूज़ को कलेक्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब digested food material. What type of epithelial cells are responsible for that? देखिए, ह्यूमन बॉडी में इंटेस्टाइन दो नाम से जानी जाती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ह्यूमन की जो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस है, इस पूरे मैकेनिज्म को आप एक कैनाल के तौर पर जानते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेट 9 मीटर के नियर बाय डिस्कस किया जाता है कि भाई हाँ 8.5 मीटर 9 मीटर के लगभग। माउथ स्टार्टिंग पॉइंट, एनस एंडिंग पॉइंट। अभी जो एलिमेंट्री कैनाल है इसका डायमीटर वेरिएबल होता है। कहीं पर ये एलिमेंट्री कैनाल काफ़ी नैरो होती है, कहीं पर काफ़ी ब्रॉड होती है। फूड पाइप देखिए कितना नैरो हो जाता है पाइप, है ना, एलिमेंट्री कैनाल। फिर आप आगे स्टमक के बारे में सोचिए, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए, है ना, हाईली कॉइल्ड होती है, डायमीटर काफ़ी कम होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं उसको। लेंथ हालांकि काफ़ी ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेट 7 मीटर के नियर बाय बोल सकते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन को देखिए तो ये वेरिएबल डायमीटर होता है एलिमेंट्री कैनाल का। अब यहाँ पर बात आती है इंटेस्टाइन। ऐसा कुछ हाईलाइट नहीं किया है कि स्मॉल है या लार्ज है। तो इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, ऐसे फूड मटेरियल को जिसको आपकी बॉडी ने एंजाइम्स की हेल्प से सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, आपको मालूम है अल्टीमेट प्लेस क्या है, कौन सा ऐसा पार्ट होता है हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड मटेरियल को फुल्ली डाइजेस्ट कर देता है। अगर फूड वहां पर भी डाइजेस्ट नहीं हुआ तो फिर हम उस फूड को क्या बोलते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड, मींस फीकल मैटर, वेस्ट, इस तरह से नाम दिया जाता है। फेसेस भी बोल देते हैं उसको, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद। बाकी करेक्ट आंसर तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन अराइज होता है आपसे कि भाई कौन सा प्लेस है जहां पर फूड फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है, अगर वहां भी डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उसके आगे फिर हम उसको वेस्ट कंसिडर कर लेते हैं, और वो आंसर क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए क्वेश्चन में अभी फिलहाल क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, तो व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो इस तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कौन सी सेल रेस्पॉन्सिबल होती है ना, एपिथेलियल सेल्स में ना, टाइप्स में से आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन स्टार्टिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, बी कॉलुमिनर एपिथेलियम, सी स्पिंडल फाइबर, डी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो देखिए यहाँ पर कॉलम लाइक जो सेल्स होती हैं, है ना, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए कॉलुमिनर एपिथेलियम। याद रखिएगा, कॉलुमिनर एपिथेलियम वो सेल्स होती हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियल लाइनिंग में पाई जाती हैं, और जिनका फंक्शन क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, जो फूड सिंप्लीफाई हो चुका है एंजाइम्स की हेल्प से, जिसका डाइजेशन हो चुका है, ठीक है, उन सभी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेना। क्लियर? और जो चीज वहां पर डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी उसको हम वेस्ट कंसिडर कर लेंगे, और वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह के जरिए फिर रेक्टम तक पहुंचेगा, फिर एनस से बाहर निकलता है। ठीक है, तो चलिए खैर फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियर आंसर बी कॉलुमिनर एपिथेलियम। नेक्स्ट, फैट आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। जो फैट होती है वो स्टोर्ड होती है इन ह्यूमन बॉडी में एज किस रूप में, है ना, कौन से टिश्यू ऐसा काम करते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एडिपोज टिश्यू, बोन्स और कार्टिलेज। देखिए आप समझ गए होंगे कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम का भी जिक्र आ ही रहा था, और जो सी ऑप्शन है बोन्स, बोन्स में फैट के लिए कोई यहाँ पर नाम नहीं आता है। ठीक है, और कार्टिलेज तो वही सेम हो गया, सॉफ्ट बोन और हार्ड बोन, इसका अंतर है सिर्फ। ठीक, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है एडिपोज टिश्यू। याद रखिएगा टिश्यू कई प्रकार के होते हैं,
आप कनेक्टिव टिश्यू ले रहे हैं, आप एपिथेलियल टिश्यू ले रहे हैं, आप नर्वस टिश्यू वगैरह ये सब। लेकिन यहाँ पर जो बात आती है, क्योंकि जितने भी हम टिश्यूज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं ना एनिमल्स बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर फर्दर डिवीज़न भी होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के अपने अलग पार्ट चलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के अपने अलग डिवीज़न होते हैं। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें टिश्यूज़ का जो फ्लो चार्ट है उसको ज़रूर याद रखिए। बल्कि आपको क्या करना है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बताया था ना मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि जब हम चीज़ों को कई बार रिवाइज करते हैं तो उसमें उस काम को करने में रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन का प्रोसेस शामिल होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन, जब आप रिपीटेशन में डालते हैं किसी भी काम को, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड इसमें हेल्प करती है। तो खैर आपको फ्लो चार्ट जो होगा टिश्यूज़ वाला उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें बात चल रही थी क्वेश्चन नंबर 2 की, फैट आर स्टोर्ड इन अ ह्यूमन बॉडी एज एडिपोज टिश्यू। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, जो बोन मैट्रिक्स होता है रिच इन मींस बोन्स के अंदर जो मटेरियल होता है इज रिच इन फ्लोराइड एंड कैल्शियम, बी कैल्शियम और फॉस्फोरस, सी कैल्शियम और पोटेशियम, डी फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। देखिए कैल्शियम तो आना ही है, ये तो आपको मालूम है, तो डी ऑप्शन तो साइड कर दीजिए आप, क्योंकि डी ऑप्शन में चारों ही ऑप्शन के अंदर 2-2 एलिमेंट का जिक्र किया हुआ है, पर दोनों में से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कैल्शियम हो डी ऑप्शन के अंदर, तो डी तो साइड हो गया है। अब बचता है आपके पास सी, बी और ए। तो यहां पर देखिए आपको फ्लोराइड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्ट आंसर आपका आना चाहिए बी, कैल्शियम फॉस्फोरस, ठीक है। तो हमारी जो बोन्स होती हैं, बोन्स के अंदर जो मटेरियल होता है वहां पर क्या चीज पाई जाती है, मेनली कैल्शियम और फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 3 में बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आर फाउंड इन बोन्स, ब्लड, वो तो कनेक्टिव टिश्यू में चले गए ना, कार्टिलेज, मसल्स, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। देखिए समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। हुक्सले एक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मसल्स के बारे में काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन दी, बल्कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में बताया। हुक्सले एक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, प्रैक्टिकली इसको प्रूव करके दिखाया। उनका कहना था कि मसल्स कभी भी एक्सटेंड नहीं होती हैं, मसल्स कभी भी एक्सटेंड नहीं होती हैं, मसल्स रिलैक्स्ड स्टेट में आती हैं या कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाती हैं। मसल्स या तो रिलैक्स्ड स्टेट में आती हैं या फिर कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाती हैं। आप हाथों को ऐसे टर्न कर रहे हैं तो बाइसेप्स में क्या होता है, एक फुलाव आ जाता है ना, ठीक है। बाइसेप्स पे, ट्राइसेप्स पे, नेक रीजन, ऐसे बहुत सारी लोकेशंस हैं जहां पर इस तरह से शेप मेंटेन की जाती है। देखिए क्या होता है कि आप बॉडी को जैसे शेप देते हैं, है ना, जिसकी जैसी नीड है, जिसको जैसा लगता है कि हाँ भाई हमें ऐसा होना है, हमें इस तरह से होना है ना। तो कोई किसी का मानना होता है कि हमारे शोल्डर काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए, किसी का मानना होता है कि नहीं बाइसेप्स ट्राइसेप पर अच्छी शेप होनी चाहिए। तो व्यक्ति के अकॉर्डिंग तो क्या होता है ना कि वहाँ पर जब आप नोटिस करेंगे इस स्ट्रक्चर को, तो जब आप अपने हाथों को बेंड करते हैं तो वहाँ पे मसल्स में एक शेप आती है, बाइसेप्स पर भी, ट्राइसेप पर भी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जिस समय व्यक्ति ने हाथों को टर्न नहीं किया, हाथों को स्ट्रेट किया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में मसल्स कैसी होती हैं, रिलैक्स्ड स्टेट में, ठीक है। और जब आप हाथों को टर्न करते हैं, मोड़ते हैं अपने हाथों को, ठीक है, अपने फिस्ट को शोल्डर की तरफ लाते हैं इस तरीके से, तो वहां पर क्या होता है कि एक शेप बन जाती है बाइसेप्स पर। तो ये कॉन्ट्रैक्शन फेज हुआ ना, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, एक्सटेंशन कहां हुआ है? नहीं ना। सोचिएगा इसको और याद रखिएगा, हुक्सले एक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में। और इस थ्योरी में अगर शॉर्ट में समझा जाए कि भाई इसमें क्या एक्सप्लेन होता है, तो आपको याद रखना होगा कि इस थ्योरी के जरिए, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के जरिए एक स्ट्रक्चर की हेल्प से समझाया गया हुक्सले साइंटिस्ट के द्वारा कि भाई मसल्स कभी भी एक्सटेंड नहीं होती हैं, या तो रिलैक्स्ड स्टेट में मिलेंगी आपको या फिर कॉन्ट्रैक्शन फेज में मिलती हैं। और मसल्स की अगर आप मसल सेल का जिक्र करते हैं, एक यूनिट का जिक्र करते हैं, तो वहां पर नाम आता है सार्कोमियर। क्या नाम आता है? सार्कोमियर। और आप एक छोटी सी चीज और याद रखिएगा, दो स्पेशल प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन।
एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन वाली प्रोटीन जो होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जिसका एक थोड़ा सा जिक्र आया, हमने एक इंट्रोडक्शन लिया और साइंटिस्ट का नाम डिस्कस किया कि हाँ भाई हुक्सले कौन थे, क्या काम किया उन्होंने, ये सब क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? बोन्स में। बोन्स में थोड़ी ना होता है ना, ठीक है, मसल्स। करेक्ट आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 4 में सी एग्जैक्ट आंसर है। देखिए हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके चल रहा हूं ना, वहां पर जो भी चीज आ रही है, कोई एक टॉपिक आ रहा है कि भाई हाँ उसमें एक्सप्लेनेशन बताई जा सकती है आप लोगों को, तो वो सब भी साथ साथ दिया जा रहा है। इससे बेनिफिट क्या है? अब सुनने के लिए तो हमें लगता है कि हाँ भाई चलो 10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, लेकिन क्या है ना, अगर आप इसको ध्यान से सोचेंगे तो एक ही क्वेश्चन और उसकी जो एप्लीकेशन है या जो उसकी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, उसके आधार पर आप उसी टॉपिक से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन बना सकते हैं कम से कम। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्ट आंसर है सी, मसल्स। नेक्स्ट, वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन क्वेश्चन नंबर 5 में वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन कहां पाई जाती हैं? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं। ऐसी मसल्स जो हमारी इच्छा से काम करती हैं या ऐसी एक्टिविटी जो हमारे अकॉर्डिंग हो रही है, हम चाह रहे हैं और उस काम को कर रहे हैं, तो वो क्या वॉलेंट्री एक्शन होता है। एक होता है इनवॉलेंट्री एक्शन, जो हम सोच नहीं रहे हैं उसके बारे में और वो अपने आप हो रहा है। अब देखिए मैं आपको काफी देर से जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको एक एक करके क्लास 9 के टिश्यू चैप्टर के एमसीक्यूज समझाए जा रहे हैं, टॉपिक्स को साथ साथ एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। तो क्या ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति सांस लेना भूल जाए? होता है क्या? नहीं ना। तो बॉडी में बहुत सारे फंक्शन खुद ब खुद चलते रहते हैं, हम सोचते भी नहीं है। ब्लिंकिंग ऑफ आइज का ले लीजिए आप, है ना, हालांकि ये तो दोनों में आता है, वॉलेंट्री एक्शन में भी आता है, इनवॉलेंट्री में भी। अच्छा सोचिए, पल्स रेट, जो हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में जो मूवमेंट होती है, लब और डब जो साउंड आता है, क्या हम सोचते हैं कि हार्ट को अपना काम करना चाहिए? नहीं, या हम ऐसे भूल जाते हैं, अरे आज तो याद ही नहीं रहा, हार्ट को तो हमने जगाया नहीं कि भाई चलो अपना काम कर लो, नाश्ता कंप्लीट हो गया है, ये सब चीज़ें कुछ कहते हैं हम ऐसा? नहीं ना। अब आप काफ़ी देर से मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं, आपका सारा फोकस कहाँ पर है? क्वेश्चन में क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्या क्वेश्चन है, क्या उसका आंसर है। तो क्या ऐसा होता है कि आपने सांस नहीं लिया, आपकी रेस्पिरेशन रेट काम नहीं कर रही है? होता है ऐसा? नहीं ना। तो मेरे कहने का सिंपल शॉर्ट में मीनिंग ये है कि एक समय पर एक से ज्यादा काम हमारे शरीर में चल रहे होते हैं। कुछ के बारे में हमें पता चलता है, हम उस पर फोकस करते हैं, कुछ के बारे में हमें पता नहीं चलता है, वो खुद ब खुद चल रहे होते हैं। और ऐसे काम जो अपने आप से चल रहे हैं, तो उन्हीं को हम इनवॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। इनवॉलेंट्री मीन्स हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं है। आप ऐसे सोचते हैं कि सांस लेना चाहिए, अगर ऐसे सोचेंगे ना तो बाकी काम कैसे करेंगे। बल्कि आपने नोटिस किया होगा, जब हम खाना खाते हैं तो मैक्सिमम व्यक्ति की आदत होती है कि खाना खा रहे हैं, चलो टीवी चला लेते हैं ना, टीवी देखते देखते खाना खा लेते हैं। ठीक, वो बात अलग है कि 15 मिनट में जो खाना हमें ख़त्म करना था वो हमने करीब आधा घंटा 1 घंटा तक खींच दिया उसको। ठीक है, हालांकि इस चीज़ से भी डाइजेशन पर फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। देखिए साइंस का मानना तो ये है कि आप खाना खा रहे हैं तो आप फोकस कीजिए सिर्फ खाने पर, ठीक है, तो तभी आपको बेनिफिट होगा। इसके लिए चलिए हम सेपरेट वीडियो देखते हैं, और तो तभी आपकी बॉडी पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अब कहने वाली बात, अब समझने वाली बात, जो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को लिया गया, तो जब आप खाना खा रहे थे तो आप सांस भी ले रहे हैं, आप टीवी भी देख रहे हैं, उसका साउंड आ रहा है, आप साउंड सुन भी रहे हैं, सुनने के आधार पे पता भी लगा रहे हैं कि अच्छा इस सीरियल में तो ये वो वाला व्यक्ति है जो उस सीरियल में भी आया था, या कोई यार वेब सीरीज़ देख रहे हैं, कुछ भी XYZ, सारे काम चल रहे हैं आपकी बॉडी में, बहुत भयानक लेवल की साइंस चल रही है, और खाना भी खा रहे हैं, है ना। तो सेम चीज़ है कि आप एक समय पर एक से ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन कुछ के बारे में आप फोकस रखते हैं जो आपकी इच्छा पर डिपेंड होता है, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं है, खुद ब खुद चल रहे हैं। ब्रेन को पता है कि ये भाई मानेगा नहीं, चलो ठीक है मैं अपने आप खुद ही हैंडल कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर वॉलेंट्री मसल्स का जिक्र आ रहा था। वॉलेंट्री मसल जो हमारी इच्छा पर डिपेंड करती है ना। एलिमेंट्री कैनाल तो किस में पाई जाती है? आप एग्जाम्पल के हिसाब से आप आंसर सुनने से पहले उस वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर अपना आंसर सोचिएगा, फिर मैच करना कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, और आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट आया या नहीं आया, है ना, प्योरली। क्वेश्चन नंबर 5 में वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन, कहां पाई जाती हैं?
एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल पता है ना, माउथ से एनस तक का जो ट्रैक होता है अप्रॉक्स 9 मीटर, ठीक है, वेरिएबल डायमीटर वाला केस। और लिम्स में, अच्छा लिम्स किसे बोलते हैं, हाथ और पैर। वैसे तो हाथों के लिए नाम आता है फोर लिम और पैरों के लिए आता है हिंड लिम, तो लेकिन जनरली आप उसे लिम बोल सकते हैं, लिम्स, ठीक है, फोर लिम और हिंड लिम दोनों का जिक्र आ गया है। तो क्या इनमें पाई जाती हैं वॉलेंट्री मसल्स या एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती हैं? तीसरा ऑप्शन है आइरिस। लास्ट है ब्रोंकाई ऑफ लंग्स। देखिए ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में क्या होता है, ये क्या चीज है ना, ह्यूमन बॉडी में को आप अगर थोड़ा डिटेल में लेते हैं तो आप डायफ्राम एक मेम्ब्रेन होती है, डायफ्राम एक मेम्ब्रेन होती है जो पूरे शरीर को, पूरी बॉडी को लेंथ के अकॉर्डिंग दो हिस्सों में बांट देती है, अपर पार्ट एक लोअर मोस्ट पार्ट, ठीक है। अपर पार्ट को बोलते हैं थोरैकिक कैविटी, लोअर मोस्ट वाले को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो थोरैकिक कैविटी या चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, हालांकि वो लोअर एब्डोमेन वगैरह भी होता है, पर लेकिन मेनली डायफ्राम के ऊपर थोरैकिक कैविटी, डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब बात आती है यहां पर ब्रोंकाई की, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स। तो जब चेस्ट कैविटी की बात करते हैं तो चेस्ट कैविटी में क्या मिलते हैं, लंग्स होते हैं। ट्रैकिया एक स्ट्रेट पाइप होता है, ठीक है, विंड पाइप, जिसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज वगैरह भी होती हैं जो कोलैप्सेशन से बचाती हैं। ये जो ट्रैकिया है ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, लेफ्ट और राइट, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई, उससे कोई मैटर नहीं है, वो सेम ही होती हैं। अब ये जो ब्रोंकाई है इनका फर्दर डिवीजन होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर आगे चलकर इसका नाम दिया जाता है जो फाइन डक्ट निकलती हैं, एल्वियोलर डक्ट, जिसके लास्ट में एयर सैक होती हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, जो एयर इनटेक करते हैं ना, इंस्पायरेशन जो करते हैं, तो सारी एयर कहाँ फिल होती है, उन एयर सैक के अंदर एयर फिल हो जाती है, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी में फुलाव आता है। जैसे बोलते हैं ना कि आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन कीजिए, गहरा सांस लीजिए, तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है ना, तो यही सेम चीज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्ट आंसर है लिम्स। देखिए जैसे मैं आपको समझाने के लिए, जैसे मेरी अपनी आदत है कि मैं समझा रहा हूं किसी को, तो ऐसे हाथों के जरिए या आपको कोई इशारा करके समझाया जा रहा है कि भाई ये ट्रैकिया होता है, यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सब मूवमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि मेरा अपना मन है कि भाई मुझे किसी को समझाना है, कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना है, तो मैं उसको इस तरीके से समझा सकता हूं, सबका अपना तरीका होता है ना। तो सेम ये चीज क्या है, लिम्स की जो मूवमेंट है, या फिर आप चल रहे हैं, ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, ये भी लिम्स की मूवमेंट हुई, तो ये हमारी इच्छा पर डिपेंड कर रही है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये एक तरह से वॉलेंट्री एक्शंस की लिस्ट में आता है। तो वॉलेंट्री मसल्स यहां पाई जाती हैं, इसीलिए वॉलेंट्री एक्टिविटी आप देखते हो जो हमारी इच्छा से काम हो रहा है, ठीक है। आइरिस तो दोनों में आता है ना, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नर्वस टिश्यू मींस न्यूरल टिश्यू है ना, न्यूरल टिश्यू भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। इज नॉट फाउंड इन, नहीं पाए जाते, किस में नहीं पाए जाते, ब्रेन में नहीं पाए जाते हैं। शॉर्ट में समझ लेते हैं एक बार। तो न्यूरल टिश्यू का मतलब होता है कि एक ऐसे टिश्यू जिसको आप दो भागों में बांट सकते हैं। अब वो दो पार्ट कौन से थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यकीन मानिए नीट के, हालांकि नीट का कोई एग्जैक्ट सिलेबस नहीं होता है ना, सब कहते हैं कि हाँ भाई 11th और 12th कि आप एनसीईआरटी कवर कर लीजिए, ठीक है, एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, मैं भी मानता हूँ एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन एनसीईआरटी में काफ़ी शॉर्ट मटेरियल होता है मेरे हिसाब से, सबका अपना अपना व्यू होता है, ठीक है ना, तो उसमें कोई गलत भी नहीं है, ठीक है, कि भाई हाँ ऐसा कह रहे हैं तो ये गलत है लाइन, पर मेरा अपना मानना ये है कि 11th और 12th की एनसीईआरटी को कवर करने से आप नीट क्लियर नहीं कर सकते। उसमें आपको क्या होता है ना, देखिए एनसीईआरटी में शॉर्ट में मटेरियल होता है, टॉपिक्स तो सारे होते हैं, बात ठीक है, मैं भी सपोर्ट करता हूं इस चीज को, टॉपिक सारे होते हैं, लेकिन टॉपिक में डिटेल नहीं होती, ठीक है, इसलिए आपको अदर बुक्स की भी हेल्प चाहिए होती है। और खास बात 9th 10th 11th 12th अगर आप नीट को क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, नीट के एग्जाम्स को अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं, अपने हिसाब से रैंक पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 9th से 12th तक का सारा मटेरियल कवर होना चाहिए। टॉपिक भले ही एनसीईआरटी के हो, वो तो बात ठीक है, टॉपिक तो एनसीईआरटी के रहते ही हैं,
नीट में भी और आपके जनरल क्लासेस में भी, लेकिन आपको टॉपिक वहाँ से लेने होते हैं और उसकी फुल डिटेल पढ़नी होती है, चाहे आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन वहाँ पर आपको कवर करना होता है फुल डिटेल। देखिए मैंने क्या बोला, फुल डिटेल। जैसे आप हार्मोन्स का ले लीजिए, भाई आपके हार्मोन्स कितना, आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 40 से 45 हार्मोन कवर करने चाहिए अगर आप नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना। और 10th की एनसीईआरटी में अगर आप देखते हैं तो 6 से 7 अप्रॉक्स 8 हार्मोन एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं। आप 11th की एनसीईआरटी देखिए, सबसे लास्ट चैप्टर 22 11th क्लास में जो 22वां चैप्टर है बायोलॉजी में, तो वहाँ पे कितने हार्मोन, अप्रॉक्स में 35 के नियर बाय, तो अभी भी कुछ हार्मोन रह गए हैं। तो कहने का मतलब ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, तो वहाँ पर टॉपिक्स तो हैं लेकिन वहाँ पर डिटेल नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ एनसीईआरटी के बेस पे ही काम नहीं कर सकते, आप एनसीईआरटी को लीजिए, टॉपिक देखिए वहाँ पर क्या क्या टॉपिक है 9 से 12 तक, और फिर उन टॉपिक की डिटेल लीजिए। डिटेल समझते हैं ना। वैसे भी साइंस का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग है साइंस का, टू नो, जानना, जागरूकता रखना किसी चीज़ के बारे में। और सबसे ईजी डेफिनेशन, साइंस की तो बहुत सारी डेफिनेशन है, अनलिमिटेड थिंकिंग, ठीक है, जिसमें बाउंडेशन नहीं होती, ठीक है, जिसमें कोई बाउंड्री लाइन नहीं होती है, आपको फुल कवर करना होता है जितना मैक्सिमम हो सकता है आपसे, टाइमिंग के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। ये सब फुल किसी को नहीं पता है, देखिए सीधी सी शॉर्ट में बात, पर हाँ आपको कोशिश करनी है मैक्सिमम कवर करने की। तो चलिए खैर, बात आ रही थी न्यूरल टिश्यू की, नर्वस टिश्यू की। तो न्यूरल टिश्यू को आप दो पार्ट में बांट सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि आप नर्व्स के बेस पे ले सकते हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व आपके पास करीब 31 पेयर होती हैं, क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो 12 पेयर होती हैं, है ना, नर्व के बेस पर ले सकते हैं। या फिर आप वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री सिस्टम के बेस पर भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे पास नाम आता है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सब टिश्यूज के अंदर आ रहा है। कौन से टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात आती है तो वहां पर आप अलग से क्लासिफाई कर सकते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के अंदर भी आप उसको अलग अलग पार्ट्स में ले सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, है ना। फोर ब्रेन के अंदर भी आप हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन, है ना, तो इसका जिक्र कर सकते हैं। फिर आप मिड ब्रेन में तो कोई डिवीजन होता नहीं है। बाकी आपका जो लास्ट वाला पार्ट है हिंड ब्रेन के अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, है ना, जो छोटा फूल सा होता है जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें, जो बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक पूरा फ्लो चार्ट तैयार होता है। बाकी जो आपका सेरिब्रम वगैरह था उसमें अगर आप और डिवीजन करना चाहें तो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, उनके अंदर भी 4 पार्ट डाल सकते हैं, फ्रंटल लॉब, पैराइटल लॉब, टेम्पोरल लॉब, ऑसिपिटल लॉब। तो एक अच्छा खासा फ्लो चार्ट तैयार हो जाता है। ये सारा न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल टिश्यूज हैं, ठीक है। और जहां जहां न्यूरल टिश्यूज होते हैं वहां वहां पर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स मीन्स नर्व सेल, न्यूरॉन मीन्स नर्व सेल। आप सोचिए ना, 5 सेंस ऑर्गन है, सबको मालूम है ना। अब इन सब में क्या मिलेगा आपको, न्यूरॉन मिलेगा। हमारी स्किन 5 में से 1, और स्किन तो पूरी बॉडी पर फैली हुई है, तो मतलब न्यूरॉन सब जगह है। क्लियर हो गई ना। चलिए ठीक है। तो न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू आर नॉट फाउंड, वो नहीं पाए जाते हैं किस में, ब्रेन में तो मिलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड वो अभी मैंने आपको बताया, फ्लो चार्ट में जिक्र भी आया था। नर्व्स तो मालूम है ही। टेंडन, तो टेंडन पर आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, समझा होगा। तो टेंडन क्या होते हैं, तो टेंडन से कोई कनेक्शन नहीं है डायरेक्टली नर्वस टिश्यूज का, है ना, या नर्व सेल्स का। तो यही इसका आंसर होना चाहिए। तो सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नर्व सेल्स डज नॉट कंटेन एक्सन। नर्व सेल्स में क्या चीज नहीं होती, इसके लिए देखो आपको न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्लियर होनी चाहिए। न्यूरॉन का जो डायग्राम है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर हम थोड़ा इसको स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो आप ये कह सकते हैं कि हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं न्यूरॉन को, नर्व सेल को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, साइटन और एक्सन। लास्ट में नर्व एंडिंग भी होती है, कुछ बुक्स में 3 पार्ट किए हुए हैं, वो अपना अपना तरीका है चीज़ों को समझने का या एक्सप्लेन करने का। तो साइटन जहाँ पर डेंड्राइट्स होते हैं, वो धागे धागे से निकले होते हैं ना बहुत सारे, और सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, निसल ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें। बाकी आपका न्यूरोप्लाज्म होता है
है ना, क्योंकि नर्व सेल है ना, इसलिए उसके लिक्विड को न्यूरोप्लाज्म, जैसे सेल के लिक्विड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से। और फिर एक स्टिक होती है, एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सन। एक्सन के ऊपर एक इंसुलेटिंग शीट्स होती हैं, कंटिन्यूस नहीं होती, सर्टेन डिस्टेंस पर वहां पर थोड़ा थोड़ा सा गैप मिलता है, और तो उसे क्या बोलते हैं, शीट को, इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन को माइलिन शीथ। ठीक है, और दो पर्टिकुलर माइलिन शीथ जो सीक्वेंस में आ रही हैं, उनके बीच के गैप को क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, नाम आप ध्यान सुनिएगा, नोड ऑफ रेनवियर, जहां से सिग्नल जंप करता है। ठीक है ना, तो ये तो स्ट्रक्चर हो गई है। नर्व एंडिंग आपको पता है, जहां पे सिग्नल फिर नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचता है, फर्स्ट के एंडिंग से सेकंड वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचता है, जिस जंक्शन को साइनेप्स वगैरह नाम दिया गया था। अब क्वेश्चन में क्या है, क्या रहा है, देखिए, नर्व सेल डज नॉट कंटेन, एक्सन नहीं होता उसमें, एक्सन तो होता है, नर्व एंडिंग अभी अभी बताया आपको, डेंड्राइट अभी एक्सप्लेन किया, टेंडन, टेंडन लिगामेंट थोड़े ना है ये, टेंडन लिगामेंट तो आपके पास स्ट्रक्चर होती हैं जो अटैचमेंट में मदद करती हैं ना, बॉन्डिंग में हेल्प करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, टेंडन, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, कार्टिलेज। तो इन चारों में से कौन से ऐसे टिश्यू हैं जो रिपेयरिंग में, अच्छा कौन से ऐसे रिपेयरिंग टिश्यू है, अच्छा ठीक है ठीक है। देखिए क्वेश्चन 1 को दोबारा से देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फिल अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, जो खाली जगह है उसको भी भर रहे हैं और रिपेयरिंग टिश्यू के नाम से भी जाने जा रहे हैं। तो ऐसे कौन से टिश्यू हैं, ठीक है सही है। टेंडन लिगामेंट तो बात क्लियर हो गई, अभी लास्ट 2 क्वेश्चन चल भी रहे हैं वो उसी पर बेस्ड थे। और एडिपोज टिश्यू आपको पता है फैट स्टोरेज वाला चक्कर था जो स्टार्टिंग में भी आया था। कार्टिलेज आपको मालूम है सॉफ्ट बोन, तो बचा क्या, सी ऑप्शन एरियोलर, और यही सही आंसर है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 8 में करेक्ट आंसर है जो गैप को फिल करते हैं और साथ में कहा जाता है रिपेयरिंग टिश्यू होते हैं, एरियोलर टिश्यू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूअसली विदाउट फटीग, ठीक है, बिना फटीग के कौन से ऐसे मस्कुलर टिश्यूज हैं जो पूरी लाइफ में काम करते रहते हैं और डैमेज भी नहीं होते हैं। ठीक है, नॉर्मली देखिए हमारी बॉडी का एक थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म है। हमारा ब्रेन हमारे शरीर से कहता है, हमें बताता नहीं है, वो आपस में बात करते रहते हैं। ठीक है, हमें समझना है। मुझे किसी तरीके से ये बात पता चली और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कैसे पता चली है वो बात छोड़िए आप, हमारा ब्रेन हमारे शरीर से कह रहा है कि भाई आप अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, ये चिली पोटैटो, मोमोज वगैरह और जितने भी फिंगर चिप्स वगैरह जो भी मतलब एक्सपायर्ड इस तरह की चीज़ें आ रही हैं उन पे ध्यान मत दो। आप अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, शरीर में जाएंगी और बाकी सब मैं देख लूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, और हो सके तो थोड़ा सा काम और कर दो। ये ब्रेन कह रहा है हमारी बॉडी से कि जब आप ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खा लोगे, ये बेकार बेकार चीज़ें छोड़ दोगे, उसके बाद थोड़ा सा वर्कआउट कर लो। यकीन मानिए ये 2 चीज़ें ही ऐसी हैं जो आपको या हमें, खुद मुझे बचा सकती हैं। अगर आप चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं तभी वो फ़ायदा देंगी। आप कितने ही बादाम खा लो, कितनी काजू खा लो, कितनी अखरोट खा लो, कुछ ही कर लो आप, लेकिन अगर आप उसे सही से यूटिलाइज नहीं करते हैं, आप सोच रहे हैं कि हाँ हम चल रहे हैं ठीक है, पर लेकिन क्या ना बॉडी ने कितना इंटेक किया उसके हिसाब से वर्कआउट होता है। अगर आपने 2 चीज़ें ठीक से यूज़ की तो आपका ब्रेन कहता है कोई टेंशन नहीं है, आपका डॉक्टर भी मैं ही हूँ, अब कुछ मैं पूरी बॉडी का ध्यान रखूँगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन आपको उसके लिए सिर्फ 2 काम करने हैं, अच्छी चीज़ों का इंटेक करना है, बेस्ट न्यूट्रिएंट वाली चीज़ों का इंटेक करना है और बाद में उसे यूटिलाइज भी करना है। यूटिलाइज से मेरा मतलब है आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना होता है, आप मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो सारी चीज़ें, कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं दे सकती। सीधा सा रूल है और बहुत, ये लाइन आपने शायद सुनी भी हो किसी से, और अदरवाइज आपको ये चीज़ें ज़रूर याद रखनी है, अपना ध्यान रखना है, जिसके लिए यही 2 पॉइंट है सिर्फ, तीसरा पॉइंट नहीं है। तो मसल्स टिश्यू लगातार काम करते हैं, पर कौन से पार्ट के लिए? देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए। स्केलेटल मसल्स, मसल्स तो थक जाती हैं स्केलेटल, आप कोई हैवी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपके क्वेश्चंस को समझाने के लिए मोबाइल हाथ में लिया हुआ है, तो काफ़ी देर से मान लीजिए हाथ में ऐसे, तो ऐसे पेन होने लगता है थोड़ा बहुत, है ना, या आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आंसर सही नहीं
है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ए सही नहीं आंसर। सी सोचिए, स्मूथ मसल्स, ये पॉसिबल नहीं होता है ना। वॉलंटरी मसल्स ये आपको पता ही है, लेग और हैंड वगैरह से रिलेटेड। बाकी डी, बाकी बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 में बी करेक्ट आंसर है, कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक काम करती हैं, या ये कह दिए जब ये लास्ट होती हैं तब व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन कार्डिक मसल्स भी कब अपना काम करना बंद कर रही हैं, कुछ ना कुछ फॉल्ट आता है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ों का पता नहीं चल पाता है, हमें लगता है कि हाँ भाई ठीक है, बॉडी ठीक चल रही है, या छोटी, देखिए हमारी बॉडी तो रेस्पॉन्स देती है, हमारी बॉडी रेस्पॉन्स देती है ज़रूर है, उसमें अगर कुछ भी फॉल्ट आता है, ठीक, बॉडी ज़रूर रेस्पॉन्स देती है, लेकिन क्या है कि हमें वो प्रतिक्रिया जो होती है वो हमें समझनी होती है। अब वो हमें समझ में कैसे आएगी, या तो हम भाई सबके घर में एक एक डॉक्टर हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कई बार डॉक्टर्स भी उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, डॉक्टर भी इंसान होते हैं, ठीक है ना, उनको भी कोई समझाते ही है भाई डॉक्टर कैसे बनता है व्यक्ति। आप ठीक है एमबीबीएस कर रहे हैं, आप जो भी डिग्री ले रहे हैं ना मेडिकल सेक्टर में, तो वहाँ पे जाके जब आप कॉलेज में पहुँचते हैं तो कोई व्यक्ति आता है ना समझाने के लिए, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। डॉक्टर भी व्यक्ति तभी बन सकता है जब उसको कोई समझाएगा, ठीक है, कोई टीचर अवेलेबल होगा, टीचर ही रिस्पॉन्सिबल होता है डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर को बनाने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वहाँ पे दीवारें नहीं होती हैं समझाने के लिए, ठीक है। कई बार होता है कि टीचर सही नहीं मिला, आपको सही गाइडेंस नहीं दे रहा है, लेकिन कोई ना कोई समझाता है, तभी आप उस ट्रैक पर आगे चल पाते हैं, ठीक है। तो खैर यहाँ पर बात आती है कि कार्डियक मसल्स बिना रुके स्टार्टिंग से लास्ट तक काम करती हैं, और यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आंसर को ऐसा सेलेक्ट क्यों किया गया है और बाकी ऑप्शन सेलेक्ट क्यों नहीं किए गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज फाउंड इन कार्टिलेजिनस टिश्यू ऑफ द बॉडी। कौन सी सेल्स हैं जो पाई जाती हैं कार्टिलेजिनस टिश्यूज में ऑफ बॉडी के। मास्ट सेल, ये तो एलर्जिक रेस्पॉन्स से जुड़ी होती है ना, बेसोफिल वगैरह ये सब अलग हैं। ऑस्टियोसाइट ये बोन्स वाले सेक्शन में चला गया। कॉन्ड्रियोसाइट्स, ठीक है, तो कॉन्ड्रियोसाइट्स जो होते हैं वो कार्टिलेजिनस टिश्यूज के अंदर पाई जाने वाली सेल्स हैं, सीधा सीधा आंसर है इसका। नेक्स्ट नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम। आपको पता है ना जाइलम फ्लोएम, प्लांट से रिलेटेड टॉपिक आ गया है। तो फ्लोएम का काम क्या होता है कि जब फूड तैयार हो जाता है प्लांट बॉडी के अंदर, तो उसको फिर डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना, ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन वाले पार्ट तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करना फ्लोएम सेल्स के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन अ फ्लोएम इज कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये प्लांट से रिलेटेड है। प्लांट में आपने सुना होगा जाइलम फ्लोएम, जाइलम वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम क्या करता है, ग्रीन पार्ट जहां पर फूड का सिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है, वहां से नॉन ग्रीन पार्ट तक फूड मटेरियल को शिफ्ट करता है। हमारी बॉडी में भी ऐसे ही होता है, वहाँ पे ब्लड वगैरह काम करता है, क्योंकि हर एक पार्ट में तो फूड देखो तैयार होता नहीं है, ठीक है ना। और लेकिन क्या होता है कि जहाँ पर तैयार हो रहा है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बाकी हिस्सों तक, ठीक। तो कौन कर रहा है इस काम को, करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 में फ्लोएम फाइबर। तो डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन अ फ्लोएम, है ना। तो फ्लोएम जो होता है वो शिफ्टिंग का काम करता है, लेकिन यहाँ पर देखिए डेड एलिमेंट की बात कर रहा है, अच्छा ठीक है। तो डेड एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं इन द फ्लोएम, फ्लोएम में जो डेड एलिमेंट पाए जाते हैं तो वो किस वाले पार्ट में, क्योंकि फ्लोएम के अंदर भी सेक्शन होते हैं। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, ठीक है। कंपेनियन तो वही सपोर्टिव जो नियर बाय वाली सेल्स होती हैं। अच्छा, तो फ्लोएम फाइबर इसमें करेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लॉस देयर न्यूक्लियाई एट मैच्योरिटी। अच्छा, मैच्योरिटी आने पर भी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लॉस नहीं करता है अपने न्यूक्लियस को। कंपेनियन सेल, वेसल्स, आरबीसी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको ये सेलेक्ट करना है, एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जो लॉस नहीं करता अपने न्यूक्लियस का मैच्योरिटी पर। देखिए सीव ट्यूब तो लॉस कर देती हैं, आरबीसी वो आपको पता है ना, और बाकी जो हमारे पास इसमें ऑप्शन आना चाहिए वो कंपेनियन सेल, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में करेक्ट आंसर आपका कंपेनियन सेल आ जाएगा, क्योंकि मैच्योरिटी होने पर भी कंपेनियन सेल में तो न्यूक्लियस मिलता है, तो ये लॉस नहीं करती हैं, है ना।
बाकी जो इसमें ऑप्शंस है वो तो नहीं, वो तो लॉस कर देते हैं, ठीक है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में करेक्ट आंसर आपका ए, कंपेनियन सेल, ये लॉस नहीं करती अपने न्यूक्लियस का मैच्योरिटी होने पर भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डेजर्ट प्लांट्स रेट ऑफ वाटर लॉस गेट रिड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, डेजर्ट प्लांट जो होते हैं ना उसमें वाटर का जो लॉस होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम होता है वाटर का लॉस, पर किस वजह से? स्टोमेटा की वजह से नहीं, उसकी वजह से तो होना चाहिए, और क्यूटिकल की वजह से, क्यूटिकल होता है एक इम्परवियस लेयर मानिए आप इसको, है ना, जो रेजिस्ट करती है ट्रांसमिशन को वाटर के, तो क्यूटिकल ठीक है। बाकी सी में तो ए और बी कह रहा है, वो पॉसिबल नहीं है, नन ऑफ दीज, वो भी नहीं, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में करेक्ट आंसर आपका ए। नेक्स्ट 14, क्वेश्चन नंबर 14, लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेस, द टिश्यू दैट हेल्प इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर इन द ब्रांचेस इज, जो लॉन्ग ट्रीज होते हैं उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं ना, और लेकिन आपको ऐसे टिश्यूज के बारे में बताना है जो मदद करते हैं साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर इन अ ब्रांचेस में, वो क्या हो सकते हैं, कौन से टिश्यू हो सकते हैं? कॉलेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा, और कंडक्शन की बात कर रहा है, अच्छा ठीक है, और पेरेनकाइमा और जाइलम वेसल्स, तो जाइलम वेसल्स ही आना चाहिए, देखिए क्योंकि जाइलम वेसल्स ही होता है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है ना, बाकी तो यहाँ पे कॉलेनकाइमा है सब कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए जाइलम वेसल्स, जो कंडक्शन में हेल्प करेगा, वाटर मिनरल्स वगैरह ये सब वही जनरल फंक्शन है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ द टिप ऑफ शुगर केन, अगर आपने शुगर केन की टिप को इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड, ठीक है, शुगर केन की टिप को आपने हटा दिया फील्ड से, इवन देम इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, लेकिन इसकी लेंथ जो है बढ़ती जा रही है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, सीधा सा आंसर है मेरिस्टम में से आना है ना, क्योंकि देखिए चार ऑप्शन क्या है, कैम्बियम वो साइड बाय साइड वाला वो पॉसिबल नहीं है, लेटरल मेरिस्टम वो भी पॉसिबल नहीं है, एपिकल मेरिस्टम अपेक्स पर, एक होता है इंटर कैलरी मेरिस्टम, तो जो इंटर कैलरी मेरिस्टम होता है वो सेंट्रल, क्योंकि अपेक्स पार्ट तो आपने हटा दिया, लेकिन इंटर कैलरी मेरिस्टम जो होता है वो मिडिल वाला होता है, तीन तरह के नाम आते हैं ना मेरिस्टम में, एपिकल, लेटरल, इंटर कैलरी, तो इंटर कैलरी वाला सपोर्ट करेगा और उसकी लेंथ को बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, जो वाटर को कंडक्ट करने वाले टिश्यूज हैं जनरली प्रेजेंट इन अ जिम्नोस्पर्म इज, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, जैसे आप प्लांट को क्लासिफाई करते हैं तो उसमें आपके करीब 5 पार्ट बनते हैं, एक तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में एक बेसिक डिफरेंस होता है, वेल एक्सपोज सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं किसमें, आपके एंजियोस्पर्म वाले पार्ट में, ठीक है, और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वहाँ पे सेक्स ऑर्गन फ्यूज्ड होते हैं ना, क्लियर, और बाकी जो फ्लावर्स है वो वेल एक्सपोज कंडीशन में नहीं होता, इस तरह की बात कह सकते हैं ना, नेक्ड सीड वगैरह के बेस पर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं हम, तो आप याद रखिएगा साइकास्पाइनस उसमें बेस्ट एग्जाम्पल है आपके जिम्नोस्पर्म वाली लिस्ट में, और उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात चल रही है ना। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जो होते हैं जो जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं वो क्या है, वेसल्स हैं, सीव ट्यूब्स हैं, ट्रैकिड्स हैं, जाइलम, इसमें आपको देखिए याद रखना होगा ट्रैकिड्स, क्योंकि सारी चीज़ें जो फुल्ली ग्रोथ आपके पास नाम आता है फुल्ली ग्रोन स्टेज में, वो आता है जिम्नोस्पर्म के अपोजिट एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को टॉप मोस्ट कैटेगरी में रखा हुआ, देखिए अगर सीक्वेंस सुनने ना तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, यहां नहीं आना है फोर्थ पे, इसको आपको टॉप पे रखना है, तो नीचे क्या आएगा, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, तो सबसे ऊपर एंजियोस्पर्म, फिर नीचे जिम्नोस्पर्म, ठीक है, क्योंकि हाईली इवॉल्व प्लांट कहते हैं इसको, तो ठीक है, इसमें फिर आपका आंसर बन जाएगा ट्रैकिड्स। क्वेश्चन नंबर 16 में ट्रैकिड मतलब सी पॉइंट। नेक्स्ट सेलेक्ट करना है आपको रॉन्ग स्टेटमेंट, गलती छांटनी है, देखिए क्या आपको सेलेक्ट करना है, जो गलत स्टेटमेंट है वो बहुत जल्दी कर सकते हैं, देखिए हम, है ना। ए, नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ द टिश्यू, नेचर ऑफ मैट्रिक्स अलग अलग होते हैं और अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ टिश्यू, तो बात ठीक है भाई, है ना, ठीक लग रही है तो बात, है ना। और बी, फैट आर स्टोर्ड बिलो द स्किन एंड इन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, ये भी बात ठीक है। सी, एपिथेलियल टिश्यू
हैव इंटरकैलरी स्पेसेस बिटवीन देम। एपिथेलियल टिश्यू इंटरकैलरी स्पेसेस में, अभी फिलहाल तो देखो इसमें डाउट लग रहा है मेरे को, है ना। आप डी पॉइंट और देख लेते हैं एक बार। सेल्स ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स आर मल्टीन्यूक्लिएटेड, ये तो ठीक है। सेल्स जो होती है ना स्ट्रिएटेड मसल्स की, वहाँ पे मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन मिलती है, और तो ये तो ठीक है। तो फिर ठीक है, सी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में जिसमें आपको रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि 4 में से कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा सी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हैज बीन मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ। जो सर्वाइवल होता है ना प्लांट्स का इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, वो पॉसिबल है कैसे? प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू के होने की वजह से पॉसिबल है, या इंटरकैलरी, या एपिकल, या पेरेन्काइमेटस। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू, देखिए जब तक वहाँ पे कंडक्शन नहीं होगा तो फिर वो अपने आप को कैसे बैलेंस कर पाएगा, ठीक है ना। तो जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है कि भाई टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो आपके प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है कंडक्टिंग टिश्यू। मतलब क्वेश्चन नंबर 18 में बी करेक्ट आंसर है ना। और क्वेश्चन नंबर 19, कॉर्क सेल्स आर मेड इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब होता है वाटर एक्शन नहीं कर पा रहा है, जैसे क्यूटिकल वगैरह नाम लेते हैं ना, सेम उस तरीके से। तो कॉर्क सेल्स आर मेड इम्परवियस टू वाटर एंड गैसेस बाय द प्रेजेंस ऑफ, किस वजह से? क्या यहाँ पर सेलुलोज होना चाहिए, लिपिड होना चाहिए, लिग्निन होना चाहिए, सुबेरिन। ठीक है, सुबेरिन यहाँ पर होता है, देखिए ये भी एक स्लिपरी सब्सटेंस होता है ना, और ये भी क्या है, वाटर के एक्शन और गैसेस के रिमूवल से रेजिस्ट करता है, अपोज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में करेक्ट आंसर आपका सी, सुबेरिन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, और वह फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू। प्लांट में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ह्यूमन में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी का जिक्र कर रहा है ये। कॉलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और अच्छा कॉलेनकाइमा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो क्लोरेनकाइमा है, एक पेरेन्काइमा है, एक स्क्लेरेन्काइमा, और एक है आपका कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा, ठीक है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्लोरेनकाइमा, ठीक है, और एक कॉलेनकाइमा, CH से स्टार्ट हो रहा है, एक आपका कॉलेनकाइमा, COLL, है ना। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में ए करेक्ट आंसर। तो देखिए हमने आज इंपॉर्टेंट 20 MCQs टिश्यू चैप्टर क्लास 9 के डिस्कस किए, और प्लीज़ आप याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन को समझना है। हर वीडियो में एक लाइन सेम है, एक क्या वैसे तो 2 लाइन सेम है ना, दूसरे आपको मालूम है ही, और बाकी एक लाइन जो सेम है मेन, वो क्या है कि हर बार आपको कहा जाता है कि आप प्लीज़ क्वेश्चन को पढ़ने से पहले अपना चैप्टर क्लियर रखिए, क्योंकि अगर आपको चैप्टर क्लियर है तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा। देखते रहिए साइंस वर्ल्ड में आने वाली सभी वीडियोज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।